हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार डीआरएस बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोग मानव में जनन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस चैप्टर 2 है, इसके बारे में हम लोग भाग 1 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नर जनन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नर जनन तंत्र में वृषण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कहाँ पर कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक देखिए, यह एक वृषण की आंतरिक संरचना यहाँ पे बनाया गया है। ये वृषण की आंतरिक संरचना है जो कहाँ पर उपस्थित होता है। वृषण वृषण कोश में होता है, वृषण कोश में ही उपस्थित होता है वृषण। और इसकी संख्या जो होती है, एक जोड़ी होती है मनुष्य में, जिसमें इसको काट करके देखने पर बहुत सारे यानी कि इसके दो आवरण दिखाई देते हैं। यानी कि वृषण में होता है दोस्तों, दो आवरण दिखाई देते हैं। दो आवरण में पहला आवरण जो बाह्य आवरण होता है, यहाँ पे देखिए दो आवरण यहाँ पे दिखाए गए हैं। बाह्य आवरण जो होता है जिसको हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलस के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलस के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है, जो आंतरिक भाग होता है, वह होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वृषण का जो आवरण होता है वह दो स्तर में होता है, यानी कि वृषण पर दो स्तरों का आवरण होता है। पहला आवरण होता है दोस्तों ट्यूनिका वेजाइनलस होता है, और दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। यह इसके चारों ओर से इसको घेर करके रखता है, इसको आवृत करके रखता है दोस्तों। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक स्तर होता है वृषण का, ये वलित होकर के वृषणी पिंडक का निर्माण करता है। अर्थात वृषणी पिंडक किसे कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह वलित होकर के पिंडक का निर्माण करता है, बहुत सारे पिंडक बना लेता है। उसी पिंडक को वृषणीय पिंडक कहा जाता है। वृषणी पिंडक जो होते हैं, इनकी संख्या वृषण में इनकी संख्या 250 से लेकर के 300 हो सकती है। यानी एक वृषण में जो होता है 250 से लेकर के 300 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर दोनों की बात करें तो इसमें बहुत सारे वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। और इस वृषणी पिंडक में 1 से लेकर के 3 नलिकाएं होती हैं। वृषणी पिंडक में 1 से लेकर के 3 नलिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेकर के 3 नलिका, उसे हम लोग कहते हैं शुक्रजन नलिका। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, ये एक नलिका बनाई गई, 1 2, इसमें यहाँ पे 2 नलिका बनाई गई है। अब वृषणी पिंडक पूरा इसमें 3 ठो बनाया गया है, 1 2 और ये 3 वृषणी पिंडक बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 दिखाया गया है, लेकिन वृषण में पूरे लगभग कितने होते हैं? 250 से 300 वृषणी पिंडक होते हैं। अब ये जो है शुक्रजन नलिका, एक वृषणी पिंडक में 1 से लेकर के 3 नलिकाएं हो सकती हैं, जिसे हम शुक्रजन नलिका कहते हैं। नाम से पता है कि शुक्रजन नलिका क्या है। तो शुक्रजन नलिका जो होता है, शुक्रजन नलिका, शुक्राणुओं को निर्मित करने वाली नलिका को शुक्रजन नलिका कहते हैं। नोट करते चलिएगा आप लोग भी, शुक्राणुओं को निर्मित करने वाली नलिका को शुक्रजन नलिका कहते हैं। और इस नलिका में दोस्तों, इस नलिका में 1 से लेकर के, यहां पे हम लिखते भी चल रहे हैं और आप लोग नोट भी करते चलिए, शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका की बात करें दोस्तों, शुक्रजन नलिका, ठीक है। तो शुक्रजन नलिका ये क्या है? शुक्राणुओं को निर्मित करने वाली, शुक्राणुओं को निर्मित करने वाली, निर्मित अर्थात शुक्राणु जहां निर्मित होती है, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण जिस नलिका में होता है, जिस नलिका में होता है तो
तो उसे शुक्रजन नलिका कहते हैं, शुक्रजन नलिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्रजन नलिका कहते हैं। शुक्राणुओं का जहां निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिका कहते हैं। इस शुक्रजन नलिका में दो प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती हैं। जैसे यह एक ट्यूब है, यहां पे एक ट्यूब बना दिया गया, यह एक ट्यूब है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक कोशिका को यहां सर्कुलर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं और दूसरे को मैं यहां पे क्रॉस से इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो ये जो सर्कुलर है इसको हम मान लेते हैं ये शुक्रजन कोशिका है, शुक्रजन कोशिका। इसको हम लोग नर जर्म कोशिका के नाम से भी जानते हैं। शुक्रजन कोशिका, इसको हम लोग कहते हैं ना नर जर्म कोशिका। ठीक है, अब ये कोशिका क्या है, शुक्रजन कोशिका, जिसे हम लोग नर जर्म कोशिका कहते हैं। तो शुक्रजन कोशिका वह होती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है, अर्थात वह कोशिका जिस कोशिका से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे शुक्रजन कोशिका कहा जाता है। तो शुक्रजन कोशिका कहां पाई जाती है, इस शुक्रजन नलिका में पाई जाती है। इसी शुक्रजन नलिका में कौन पाया जाता है, शुक्रजन कोशिका पाई जाती है। इसी के साथ एक कोशिका और होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्टोली कोशिका कहा जाता है। इसी शुक्रजन नलिका में एक कोशिका और होती है जिसे क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहते हैं। तो यहां पे देखिए, ये इस क्रॉस वाले को हम सर्टोली कहते हैं, ये सर्टोली कोशिका है। ठीक है दोस्तों, यह सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका भी कहां पाई जाती है, शुक्रजन नलिका में पाई जाती है, शुक्रजन नलिका में। और जो होता है शुक्रजन कोशिका कहां पाया जाता है, यह भी तो कहां पाई जाती है, शुक्रजन कोशिका भी पाई जाती है कहां, शुक्रजन नलिका में। शुक्रजन नलिका में ये दोनों कोशिकाएं पाई जाएंगी, शुक्रजन कोशिका, सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका क्या है, सर्टोली कोशिका जो होती है ये क्या है, सर्टोली कोशिका ये मुलेरियन हार्मोन्स का स्राव करती है। याद रखिएगा, ये कोशिका जो होती है सर्टोली कोशिका, ये मुलेरियन हार्मोन्स का स्राव करती है। ये हार्मोन्स का क्या करती है, स्राव। कौन से हार्मोन्स का, मुलेरियन हार्मोन्स का। और भी हार्मोन्स का ये स्राव करती है। ये इनहिबिन नोट करते चलिए, इनहिबिन हार्मोन्स का भी स्राव करती है, हार्मोन्स का भी स्राव करती है। कौन, सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका जो होती है जब इनहिबिन का स्राव करती है, यह इनहिबिन हार्मोन्स क्या होता है, यह FSH, जो FSH हार्मोन्स होता है, FSH हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के FSH हार्मोन्स का प्रतिरोध का कार्य करता है, इसको प्रतिरोध का कार्य करता है। FSH हार्मोन्स के लिए यह प्रतिरोध का कार्य करता है। ठीक है, नोट करते चलिए, कार्य करता है। तो सर्टोली कोशिका बेसिकली समझ में आ गया कि ये कहां पर होती है, यह जो होती है शुक्रजन नलिका में होती है। शुक्रजन नलिका में से जो होता है ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, मुलेरियन हार्मोन्स का स्राव, इनहिबिन हार्मोन्स का स्राव करती है। इनहिबिन हार्मोन्स जो होता है FSH हार्मोन्स के, FSH हार्मोन्स के प्रतिरोध काम करता है। इसके दोस्तों FSH हार्मोन्स के प्रतिरोध के कार्य करता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, जो सर्टोली कोशिका होती है ये शुक्राणुओं को पोषण, अर्थात शुक्रजन कोशिका को भी ये पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को और शुक्रजन कोशिकाओं को भी ये क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, तथा गतिशीलता में भी मदद करती है। उन्हें गतिशील बनाने में भी क्या करती है,
मदद करती है। तो ये सर्टोली कोशिका पाई जाती है शुक्रजन नलिका में। ठीक है दोस्तों, तो ये था वृषण का। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, ये पूरा वृषण का आंतरिक स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है। यहाँ पे ये वृषणी पिंडक होता है। याद रखिएगा कि एक वृषण में 250 से 300 लेकर के वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। इन वृषणी पिंडकों में 2 से 3 नलिकाएं होती है, जिसे शुक्रजन नलिका कहते हैं। इन शुक्रजन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका कहते हैं इन्हें। और ये जो होता है, यही देखिए, यही वृषणी पिंडक से ये शुक्रजन नलिका आगे की ओर निकलती है। ये जो आगे बढ़ रही है, इसी को बोला जाता है शुक्रवाहिका। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका। याद रखिएगा, यानी कि वृषणी पिंडक जो होता है कि नलिका, शुक्रजन नलिका आगे निकल करके किसका निर्माण कर लेती है? शुक्रवाहिका का निर्माण कर लेती है। यहां पे भी देखिए वही चीजें हैं। यहाँ पे शुक्रवाहिका जो होती है, इसी देखिए यहीं से निकल रही है, क्या है? वृषण है, और वृषण से ये निकल रहा है कौन? शुक्रवाहक, जिसको शुक्रवाहिका कहते हैं। और ये शुक्रवाहिका ऐसे घूम करके ये कुंडलित हो जाती है, आगे यहाँ पे घूम करके ये कुंडलित हो जाती है, एक जाल बनाती है। यहाँ पे देखिए, ये जो वृषण से निकल रही है, यहाँ से क्या बना रही है? जाल बना रही है, अधिवृषण होकर के बहुत मोटा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी दिया गया है, यही शुक्रवाहिका आगे चल करके बहुत कुंडलित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और ये जो होता है अधिवृषण क्या है? तो शुक्रवाहिका से शुक्राणु यहाँ पे बनता है, क्योंकि शुक्रजन नलिका में ही तो शुक्राणु बनेगा, और शुक्राणु बन जाने के बाद शुक्रवाहिका से होते हुए चला आएगा अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है? अधिवृषण जो होता है, ये शुक्रवाहिका का अत्यधिक कुंडलित भाग है, क्योंकि अधिवृषण क्या है? शुक्रवाहिका का अत्यधिक कुंडलित भाग है। और वृषण के जो होता है भीतरी किनारे पर अधिवृषण का क्या होता है? निर्माण होता है। वृषण के भीतरी किनारे पर किसका निर्माण होता है? अधिवृषण का निर्माण होता है। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। वैसे खरगोश में 3 मीटर लंबी होती है, कितने? 3 मीटर ही होती है, लेकिन मनुष्य में यह जो होता है 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और इनका काम होता है शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करना और पोषण प्रदान करना। और अधिवृषण, याद रखिएगा, अधिवृषण जो होता है शुक्राणु का अस्थायी रूप से संग्रह करता है। यानी यहाँ पे शुक्राणु जो यहाँ से आया वास डिफरेंशिया से, यानी शुक्रवाहिका से आया, तो शुक्रवाहिका से आकर के यहाँ पे अधिवृषण में ये जो होता है अस्थायी रूप से यहाँ पे संग्रहित रहता है। जब तक ये यहाँ पे संग्रहित रहता है, तब तक अधिवृषण जो होता है ये इसको पोषण प्रदान करता रहता है, यानी कि इसको गतिशीलता योग्य बनाता है। अब यही अधिवृषण आगे और बढ़ जाता है। यही देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सीधे निकल गया, ये ट्यूब निकल रहा है, यही निकल करके क्या बनाता है? शुक्रवाहिनी बनाता है, शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। अब ये शुक्रवाहिनी जो होती है, ये आगे चली जाती है कहां पे? शिश्न में। यही है, देखिए, ये शुक्रवाहिनी। अब यहां से देखिए घूम करके ये सीधे कहां चली जाती है? स्खलन वाहिनी में। शुक्राणु जो बना पहले कहां पे आया? पहले कहां पे? यहाँ वृषण है, ये इस वृषण से बना शुक्राणु चला गया कहां? वास डिफरेंशिया से, यानी कि शुक्रवाहिका से। किससे? शुक्रवाहिका से ये सीधे आ गया इसके भाग में, कहा? अधिवृषण में। अधिवृषण से ये होते हुए सीधे चला जाएगा स्खलनी वाहिनी में, यहाँ पे आकर के रुकेगा। स्खलनी वाहिनी से ये होते हुए सीधे चला आएगा यहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूत्र मार्ग। इस मार्ग से ये जो होता है, ये शिश्न वाला भाग होता है, ये बेलनाकार भाग होता है। ये मनुष्य का क्या है? मैथुनांग है, और इससे मैथुन की क्रिया होती है। और यह जो होता है संवहनी होता है, यह बेलनाकार संवहनी तथा उत्थानशील होता है, इसका अग्रभाग शिश्नमुंड कहलाता है। इसका अग्रभाग क्या कहा जाता है? शिश्नमुंड कहा जाता है। अब ये जो होता है, यहीं से शुक्राणु होकर के सीधे यहाँ पे उत्तेजना होता है, तो ये शुक्राणु शिश्नमुंड से होते हुए क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा ये शुक्रवाहिनी है, और ये चली जाती है सीधे कहाँ? शिश्न में आगे निकल जाती है, ऐसे
शिश्न से और आगे निकल करके ये यहाँ से अस्खलित हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो है वृषण आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वृषण आप लोगों को समझ में आ गया, अधिवृषण आ गया। अधिवृषण क्या है, अधिवृषण क्या है नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग तो अधिवृषण के बारे में लिख लीजिएगा। शुक्रजन नलिका जान गए आप लोग, उसमें उपस्थित जो 2 प्रकार की कोशिका होती हैं उस कोशिका के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिवृषण के बारे में। अधिवृषण क्या है, अधिवृषण अभी बता दिया कि ये शुक्रवाहिका जो होती है ये वलित भाग है, यानी जो होता है अधिवृषण, अधिवृषण इसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। अधिवृषण क्या है, अधिवृषण सिंपल सी बात है, यही शुक्रवाहिका जो होती है आगे वलित होकर के कुंडलित हो जा रही है, या आप कह सकते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित होकर, अत्यधिक कुंडलित होकर वृषण के भीतरी किनारे, वृषण के भीतरी किनारे पर अधिवृषण का निर्माण करती है, अधिवृषण का निर्माण करती है, अधिवृषण का निर्माण करती है, अधिवृषण का क्या करती है, निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। और यह लगभग कितना, यह लगभग बताया भी, यह लगभग अबाउट, लगभग 6 मीटर लंबी होती है, यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है और कुंडलित भी होती है। कुंडलित मतलब उसी में घुमावदार होता है। ये देखिए ना, यहाँ पे एक नलिका के बारे में सिर्फ दिखाया गया यहाँ पे घुमा करके, ऐसे सारी नलिकाएं 1 से लेकर के 3 नलिका वृषणी पिंडक में होती हैं, ऐसी सारी नलिका, ये भी निकल करके इसी में जाएगी, ये भी निकल करके इसी में जाल बनाएगी, ये भी निकल करके इसी में जाल बनाएगी, ये भी निकल करके, ऐसे 250 वृषणी पिंडक होते हैं ना, तो 250 वृषणी पिंडक से ये सभी क्या निकाल के जाल बना लेते हैं। तो उसी ये जो होता है उसी को बोलते हैं अधिवृषण। इनका कार्य क्या होता है, कार्य क्या है, कार्य होता है इसका अधिवृषण का शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को दोस्तों इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करना, गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता प्रदान करना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं इसके अंतर्गत, बहुत सिंपल सी बात है, ये ह्यूमंस की ही बात है। अगर एक टेस्टिस को काटा जाएगा तो अधिवृषण की संरचना आपको दिखाई देगी। अधिवृषण क्या है, कुछ है नहीं इसके अंतर्गत, यही शुक्रवाहिका, देखो भाई, शुक्रवाहिका का अत्यधिक कुंडलित होकर के आगे घुमा जाता है, ऐसे घूम जाता है ऐसे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहने लगते हैं, वृषण कहते, वृषण के भीतरी भाग पर घूमता है ये, उसे अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण जो होता है ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है, इसमें शुक्राणु जो होता है संग्रहित होता है, लेकिन अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं होता, अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, क्योंकि उसको बाद में निकल करके शुक्रवाहिनी में जाना होता है, और शुक्रवाहिनी से फिर जो होता है निकल करके ये सीधे चला जाता है किसमें, इसके अंदर आ जाता है, पेनिस के अंदर, इसी नलिका से बाहर निकल आता है। तो ये शुक्राणुओं को क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है, और इसके बाद ये जो होता है शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, पोषण प्रदान करता है। तो सिंपल सी बात है, हो गया ये शुक्राणु, नोट कर लीजिए ये अधिवृषण को। अब आगे चलते हैं, अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला हम लोगों का आता है शुक्रवाहिनी, अगला आ जाएगा शुक्रवाहिनी दोस्तों, ठीक है। देखिए ये द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में अब पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसी के अंतर्गत सब बता दिया जा रहा है आप लोगों को। अब अगला आ जा रहा है शुक्रवाहिनी, नाम से ही पता है भाई, नाम से ही पता है कि शुक्रवाहिनी क्या है, शुक्रवाहिनी, अरे भाई शुक्राणु को ले जाने वाली वाहिनी, जहां पे शुक्राणु, जिसके माध्यम से शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी को तो क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, शुक्रवाहिनी क्या है, यह एक जो होती है सरल स्तंभी उपकला की बनी होती है। ये शुक्रवाहिनी सरल
स्तंभी उपकला की क्या होती है, बनी होती है। इसमें कुछ ग्रंथिल कोशिका भी पाई जाती है, इसमें शुक्रवाहिनी में कुछ ग्रंथिल कोशिका भी पाई जाती है जो नलिका को चिकना बनाती है, जिसके कारण शुक्राणु वहां से फिसलते हुए बाहर आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो यानी कि शुक्राणुओं को एक स्थान से, नोट करते चलिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली नलिका को, ले जाने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं, शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं, नलिका कहते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। और यह जो होती है स्तंभी उपकला की बनी होती है, यह स्तंभी उपकला की बनी होती है, उपकला की बनी होती है। ठीक है, इतना तो नोट हो गया। आगे जो होता है, आगे इसमें कुछ ग्रंथिल कोशिका भी होती है, इसमें कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नलिका को चिकना बनाती हैं, नलिका को चिकना बनाती हैं। ठीक है, चिकना बनाती हैं, जो नलिका को क्या बनाती हैं, चिकना बनाती हैं। तो देखिए ये शुक्रवाहिनी है, तो यही है, देखिए यही अधिवृषण यहां से आगे निकल करके किसका निर्माण कर लेता है, शुक्रवाहिनी का। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरे का पूरा अधिवृषण की क्या है, सॉरी, एक वृषण की क्या है, संरचना है। एक वृषण को काट दिया जाए तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या क्या रहता है, एक जो होता है वृषण में क्या क्या होता है, वृषण के चारों ओर 2 लेयर होते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को ट्यूनिका वेजाइनिलिस कहा जाता है, वेजाइनिलिस कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और दूसरे को आंतरिक जो होता है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये इस जो होता है वलित होकर के वृषणी पिंडक का निर्माण कर लेता है। अंदर जो होता है ये वलित हो जाता है, घुमावदार हो जाता है और यही वृषणी पिंडक बना लेता है। वृषणी पिंडक क्या है, यानी कि वही वृषण के अंदर जो पिंड पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृषणी पिंडक कहते हैं। इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं और इनकी संख्या 200 या 250 से 300 होती है प्रत्येक वृषण में। और इनके अंदर 2 नलिका पाई जाती है, 2 से लेकर के 3 नलिका, 1 से लेकर के 3 नलिका पाई जाती है प्रत्येक यानी कि वृषणी पिंडक में, जिन्हें शुक्रजन नलिका कहते हैं। और शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला होता है शुक्रजन कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करती है, और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका जो होता है शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो इतना हो गया। तो आगे आपको शुक्रवाहिका बताया गया। शुक्रवाहिका क्या थी, यही जो होता है शुक्रजन नलिका का अगला भाग, आगे निकल करके जो भाग बना रही है उसी को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। तो जब वैस्कोटॉमी कराया जाता है, वैस्कोटॉमी पुरुष नसबंदी कराया जाता है, तो इसी शुक्रवाहिका नलिका को ही काटा जाता है। इसी को देखिए यहाँ पे, इसी शुक्रवाहिका को काट दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे काट दिया, ठीक है। अब इसको काट देंगे, अब यह बनेगा शुक्राणु, देखो यहाँ पे बनेगा, ये है वृषण, यही कौन है, ये वृषण है ना। तो इस वृषण में क्या बनेगा, शुक्राणु। अब शुक्राणु यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, अंदर आएगा ही नहीं। तो यानी कि बनेगा शुक्राणु, लेकिन शुक्राणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से शुक्रवाहिका को क्या कर दिया, काट दिया गया। तो इसी को बोलते हैं, इसमें इस विधि में जो होता है शुक्रवाहिका नलिका को काटा जाता है, इसलिए इसको जो होता है शुक्रवाहिका उच्छेदन या वैस्कोटॉमी कहा जाता है। ठीक है,
समझ गए ना। तो चलिए, तो अब हम लोग देखिए इसमें हम लोग जो है वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ लिए, क्योंकि नर जनन तंत्र को हमने पढ़ा था। अगले वीडियो में बताए थे आपको कि नर जनन तंत्र के 3 भाग होते हैं, अर्थात इन्हें हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। नर में जो होता है, पहला भाग होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा भाग होता है द्वितीयक लैंगिक अंग, और तीसरा भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि। तो प्राथमिक लैंगिक अंग नर का कौन होता है? वृषण होता है। ठीक है, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण। तो अब हम लोग वृषण के पूरे बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना, उनकी आंतरिक संरचना को पढ़ लिया, उनमें जो होता है कैसे कहां कहां पर क्या क्या भाग पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोगों ने द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग जैसे शुक्र जो होता है, जैसे शुक्रवाहिनी होता है, अधिवृषण होता है, वृषण कोश होता है, ठीक है, शिश्न होता है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सभी को हम लोगों ने द्वितीयक लैंगिक अंग को भी पढ़ लिया, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंगों को भी पढ़ लिया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे जो होता है कि ग्रंथि के बारे में, नर जनन ग्रंथि के बारे में। नर जनन ग्रंथियां जो होती है कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होता है शुक्राशय, दूसरा होता है प्रोस्टेट, और तीसरा होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, जिसे हम लोग काउपर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी चर्चा जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी किसकी? नर जनन ग्रंथि की, नर जनन ग्रंथि की चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके इसको आप लोग पूरा क्या कर लीजिए, रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि वृषण की आंतरिक संरचना परीक्षा से संबंधित है। नर जनन तंत्र बहुत बार पूछा गया कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करिए। तो ये चित्र है नर जनन तंत्र का पूरा, जो जनन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। नर में वे लैंगिक अंग अर्थात जो जनन में भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र का भाग है। प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ा दिया गया नर का, वृषण, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों से, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे शुक्रजन नलिका में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं? दूसरा है अधिवृषण का कार्य क्या होता है? तीसरा है वृषण के चारों ओर कितने आवरण पाए जाते हैं? वृषण के चारों ओर कितने आवरण पाए जाते हैं? ठीक है। नर जनन ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? नर जनन ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।